मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, अपर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, ग्राम्य विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और उपस्थित लाभार्थी भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना कि हर गरीब का घर हो अपना, यह साकार उत्तर प्रदेश के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब 4 वर्ष के दौरान ही मात्र प्रदेश के अंदर मात्र 4 वर्ष के अंदर 41,73,000 से अधिक लाभार्थियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक एक आवास उपलब्ध हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी लाभार्थी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज 5,51,000 लाभार्थी अपने गृह प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए भी आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं, आपको ढेर सारी बधाइयां हैं। देखिए, 4 वर्ष में लगभग 42 लाख के आसपास लोगों को आवास उपलब्ध हो रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 30 सालों का आंकड़ा देखेंगे तो मुश्किल से 53 लाख लोगों को 30 वर्षों में आवास मिल पाया था। यानी पहले ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के पिछले 2014 के पहले देश के अंदर जो सरकार होती थी उसके एजेंडे में गरीब नहीं होता था। उसके एजेंडे का हिस्सा न गांव था, न गरीब था, न किसान था, न नौजवान था, न महिलाएं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने 2014 में आने के बाद गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा। और आज प्रधानमंत्री आवास योजना में 27 लाख से अधिक लोगों को जो आवास योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी विकास के एजेंडे का हिस्सा है। जो विकास पहले जातिवाद खा जाता था, क्षेत्रवाद खा जाता था, भाई भतीजावाद खा जाता था, आज वह विकास हर गरीब को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि अच्छी सरकार चुनी जाएगी तो शासन की योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर गांव को बिना भेदभाव के प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आज 5,51,000 लाभार्थियों को इस आवास योजना का लाभ उपलब्ध होना इसी का एक हिस्सा है। मैं सबसे पहले आप सभी लाभार्थी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 70% लाभार्थी महिलाएं हैं और उनको इस योजना के माध्यम से अपने परिवार को और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। मैंने लाभार्थियों से मैं इसी बात की जानकारी ले रहा था। मैंने अभी परसों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों से मैं मिला था और तब भी मैंने उनके साथ संवाद बनाते समय एक बात पूछी थी कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा और क्या क्या योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ज्यादातर लाभार्थियों को आवास योजना के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण की योजना के साथ वे लोग जुड़े हैं। उन्हें राशन कार्ड में फ्री में राशन उपलब्ध हो रहा है। आयुष्मान भारत का कार्ड उन्हें प्राप्त हुआ है। उन्हें उज्ज्वला योजना में निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन मिला है। उन्हें सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन प्राप्त हुआ है। निराश्रित महिलाओं को विधवा पेंशन की योजना का लाभ, वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त हुआ है और भी तमाम योजनाओं से सभी परिवार आच्छादित हो रहे हैं। और लखीमपुर खीरी में तो ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है कि क्लस्टर के आधार पर एक जगह ही उन सभी आवास विहीन लोगों के लिए कॉलोनी बना करके एक जगह उन्हें
टाउनशिप बना करके उन्हें इस योजना का लाभ दिया गया है, जिसमें आवास के साथ साथ गो संरक्षण केंद्र, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, उनके लिए सड़क की व्यवस्था, उनके लिए पार्क की व्यवस्था और उनके लिए उन सभी प्रकार की योजनाओं से उन्हें जोड़ने का कार्य हुआ जो वास्तव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, स्ट्रीट लाइट, यानी एक आदर्श गांव की, स्मार्ट विलेज की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, उस स्मार्ट विलेज की परिकल्पना को यह साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लखीमपुर खीरी के लंदनपुर में यह कार्य योजना लागू करने का प्रयास हुआ है। मैं इसके लिए लखीमपुर खीरी के अपने सभी अधिकारियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और जितने भी लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं उन सबको मैं हृदय से बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। जिला प्रशासन से मैं कहूंगा कि वहां पर अच्छा होगा कि पार्क में एक कोने में और ओपन जिम का भी निर्माण करें। ये ओपन जिम, जो बच्चे वहां पर खेल कूद में भाग लेना चाहेंगे उनको वहां पर खेल का एक मंच भी मिलेगा। और अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से भारत के खिलाड़ियों को खेलने के लिए एक मंच दिया। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, और अभी आपने देखा होगा पैरा ओलंपिक में भी भारत के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी दिव्यांगता को अपने परफॉर्मेंस के सामने आड़े नहीं आने दिया, बेहतरीन प्रदर्शन करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है हर गांव को इसके लिए तैयार होना होगा, हर एक मोहल्ले को इसके साथ जुड़ना होगा, हर एक खिलाड़ी को इसके साथ जुड़ना होगा और हर एक नागरिक को इसके साथ जुड़ना होगा। दूसरा, एक नई परिकल्पना, क्या हम अपने गांव में इस प्रकार को लागू कर सकते हैं कि हमें सामुदायिक केंद्र बनाना है, उस गांव से जुड़े हुए कोई संभ्रांत नागरिक अच्छी स्थिति में है तो वह अगर कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, आधा पैसा वो दे, आधा पैसा राज्य सरकार उन्हें दे और मिलकर के फिर इस कार्य योजना को आगे बढ़ा दें। देखिए, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इन 75 वर्षों में हमारी परिकल्पना विकास की क्या होनी चाहिए? केवल सरकार पर आश्रित रह करके नहीं, बल्कि समाज की चेतना को जागरूक करके समाज को भी विकास की इस मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य अगर हम कर सकेंगे तो सरकार और समाज जब मिलेगा तो विकास कई गुना आगे बढ़ सकता है। और मुझे लगता है कि अब यह समय आ गया है कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में विकास के इस नए मॉडल को भी अक्षरशः लागू करने का प्रयास कर सकेंगे। उसका एक लघु रूप आपके यहां कन्वर्जेंस के माध्यम से लखीमपुर खीरी के लंदनपुर में चीज देखने को मिली। आपने नाम के अनुरूप उसको साकार भी कर दिया है कि वहां पर अब तक लंदनपुर नाम आप लिखते थे लेकिन झोपड़ियां रहती थी, लोग बड़ी दयनीय स्थिति में रहते थे, लेकिन आज लंदनपुर नाम सार्थक होता है जब वहां की सड़कों को इंटरलॉकिंग लगी हुई देखते हैं लोग, वहां पार्क को देखते हैं, कॉलोनी को देखते हैं, रात्रि में स्ट्रीट लाइट को देखते हैं, वहां पे पाइप पेयजल की स्कीम लागू हो चुकी है, पेयजल का शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध हो रहा है। तराई बेल्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसके लिए वहां के मुख्य विकास अधिकारी, जो वहां पर उस समय तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी और इस समय उपाध्यक्ष हैं कानपुर विकास प्राधिकरण के से अरविंद सिंह, और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं बधाई दूंगा और जिला प्रशासन से कहूंगा कि इस कॉलोनी में एक ओपन जिम को भी आप वहां पे ग्राम प्रधान निधि के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक होगा, मॉडल होगा वो। अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के मॉडल बनाए जा सकते हैं जिसको हम वहां पर लोगों को तमाम प्रकार की आजीविका के साथ जोड़ने का कार्य भी उसके माध्यम से कर सकते हैं। 26 परिवार रह रहे हैं, अगर 26 परिवार मिलकर के 2-2 गाय भी पालेंगे और वहां पर एक गोबर गैस प्लांट सबका मिलकर के एक साथ हो जाए तो मुझे लगता है वह भी गोवंश को हम ऊर्जा के साथ भी जोड़ सकते हैं, आस्था के साथ साथ ऊर्जा के साथ भी जुड़ सकता है। वो एक नया मॉडल भी वहां खड़ा हो सकता है। हमें ये सभी मॉडल खड़े करने होंगे, हमारा गांव आत्मनिर्भर हो सके,
हमारा गांव स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो सके, हमारा गांव प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए स्वयं आगे बढ़कर के कार्य कर सके, इसका एक दृष्टांत तो हमें अपने अपने गांवों में, अपने अपने क्षेत्र में खड़े करने पड़ेंगे। और लंदनपुर उसका एक उदाहरण लखीमपुर खीरी के अंदर उस रूप में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए वहां के सभी जनप्रतिनिधियों को, वहां के सभी प्रशासनिक और इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए ग्राम्य विकास विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी और कर्मियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आवास योजना का लाभ याद करिए, प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होने के पहले आधा अधूरा पैसा मिलता था, 20,000 रुपया, 25,000 रुपया, वह भी पूरा नहीं मिल पाता था। पैसे में भी सेंध लगती थी। अगर 20,000 रुपये में आवास योजना का किसी को लाभ मिल रहा है, उसमें भी कटौती होती थी, उसमें भी तमाम लोग बेईमानी और भ्रष्टाचार करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर गरीब का बैंक में अकाउंट खोला, जनधन योजना के माध्यम से हर गरीब का खाता खुलना, और फिर पैसा जाएगा तो गरीब के खाते में जाएगा, बीच में कोई दलाली और किसी को शैतानी करने का अवसर न मिले। जब सख्ती के साथ इस व्यवस्था को लागू किया, आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में 41,73,000 ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में इतने लोगों के आवास बन गए। यानी जो कभी लोगों की कल्पना थी, आज वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे तो बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि आवास के अलावा शौचालय के भी निर्माण हुए हैं, उज्ज्वला योजना का भी लाभ मिला है, सौभाग्य योजना में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मिले हैं, हर गरीब के पास आज अपना राशन कार्ड है, हर गरीब को आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी प्राप्त हो रहा है। जितनी भी महिलाएं हैं, इन्हें महिला स्वयंसेवी समूह के साथ जोड़ना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि ग्राम्य विकास विभाग ने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। लगभग 52 लाख बहनों को ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जोड़ा गया है। ये 52 लाख बहुत बड़ी संख्या है। इन्हें रिवॉल्विंग फंड दिया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और उत्तर प्रदेश में तो हमने बाल विकास और पुष्टाहार के साथ इन सभी महिला स्वयंसेवी समूहों को, आजीविका मिशन को इसके साथ जोड़ दिया है। अब गांवों में कुपोषित बच्चों के लिए और कुपोषित माताओं के लिए, कुंवारी कन्याओं के लिए अब पोषाहार की व्यवस्था कोई अन्य व्यक्ति नहीं बल्कि ये आजीविका मिशन से जुड़ी हुई बहनें ही वहां तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा, गांव में ही क्वालिटी का पोषाहार उन्हें उपलब्ध हो पाएगा। और इसको कई जनपदों ने सफलतापूर्वक अपने अपने यहां लागू कर दिया है। दूसरा, हम लोगों ने यह भी तय किया है कि अगर कहीं पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कोटे का विवाद होगा तो महिला स्वयंसेवी समूह को उस राशन कोटे की जिम्मेदारी दी जाएगी प्राथमिकता के आधार पर। और आज प्राथमिकता के आधार पर हजारों ऐसी बहनें हैं जो राशन कोटे की दुकानों का भी संचालन कर रही हैं। तमाम महिला स्वयंसेवी समूह खाद्यान्न के भंडारण की कार्रवाई को भी अपने अपने ग्राम पंचायतों में उस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं। सिलाई कढ़ाई के कार्य के साथ जुड़ी हुई हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के क्षेत्र में जुड़ी हुई है। लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति से जुड़ी हुई बहनों ने तो वहां पर थारू जनजाति के क्षेत्र में तमाम नए कार्य वहां पर करके अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा प्रदान की है। मुझे लगता है कि हर एक क्षेत्र में, जैसे बुंदेलखंड में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर ने, यानी दुग्ध उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ एक महिला स्वयंसेवी समूह है, कितना अच्छा काम कर रहा है। ऐसे ही अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छे काम हुए हैं। अगर ये सभी महिलाओं को अगर हम लोग इसी प्रकार के किसी न किसी आजीविका मिशन के साथ जोड़ करके विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ेंगे, उसका व्यापक लाभ होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के भावना के अनुरूप हम
ग्राम स्वराज की गांधी जी की परिकल्पना को भी साकार करेंगे। आत्मनिर्भर गांवों की परिकल्पना को भी साकार करने में मदद मिलेगी। आवास योजना का लाभ प्राप्त होने पर और आज 5,51,000 परिवारों को अपने अपने आवास में गृह प्रवेश करने पर मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विभाग को इस अच्छे आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को, हर एक लाभार्थी को बिना भेदभाव के प्रदान करने में आप लोग निरंतर इसी प्रकार से सक्रिय होकर के कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। तकरीबन 5,51,000 लोगों के आवास का वो जिक्र कर रहे थे जिन्हें मदद हुई है। आवास योजना की 70% लाभार्थी जो हैं वो महिलाएं हैं। पहले जातिवाद क्षेत्रवाद का प्रभाव था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये दरअसल मुख्यमंत्री ने कई बार कई मंचों से कहा है कि कोई भी गरीब बिना आवास के ना रहे। सरकार की यही कोशिश है, हर गरीब को प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, ये कोशिश है। और लगातार वो कई मंचों से कई कार्यक्रमों में ये बात कह चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ने भी हास्यास्पद बताया, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही। जलियांवाला बाग पर कैप्टन अमरिंदर ने कहा, अच्छा काम हुआ, राहुल गांधी ने खड़े किए थे सवाल। मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान, कहा देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं। आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने संजय अरोड़ा, आज से संभाला पदभार। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रभारी हरीश रावत से चंडीगढ़ में की मुलाकात। बीजेपी के प्रदर्शन पर सीएम उद्धव ठाकरे का निशाना, केंद्र की चिट्ठी का जिक्र कर कहा, आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। बंगाल में बीजेपी को जोरदार झटका, 24 घंटे के अंदर 2 विधायक विश्वजीत दास और तन्मय घोष ने थामा तृणमूल कांग्रेस का दामन। आसाराम पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, इलाज के लिए नहीं मिलेगी छूट, 6 हफ्ते के लिए मांगी थी इजाजत। यूपी में कल से खुलेंगे 1 से 5वीं तक के क्लास, कोविड नियमों का भी रखा जाएगा ख्याल, स्कूलों ने तैयारी पूरी की। भदोही में ही कल प्राइमरी स्कूल खोलने की तैयारी, नियमों का पालन किया जाएगा, विशेष तरह से बच्चों के वेलकम की तैयारी की गई है। कानपुर समेत देश में 5 जगहों पर आज से शुरू होगा नेजल कोवैक्सीन का ट्रायल, नाक से डाली जाएगी वैक्सीन की 4 बूंद। केरल में आज कोरोना के 30,203 नए केस सामने आए, 115 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में आज कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं, 1 मरीज की मौत। सुप्रीम कोर्ट से सुपरटेक को झटका, एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में 40 मंजिला 2 टावर ढहाने के आदेश। अदालत ने सुपरटेक के दोनों टावर को नोएडा प्राधिकरण की निगरानी में 3 महीने के अंदर तोड़ने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नियमों का उल्लंघन कर किया गया टावर का निर्माण। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, बिल्डर बायर्स को 2 महीने में पैसा वापस करना होगा। अदालत ने माना, अवैध निर्माण के पीछे नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर की मिलीभगत। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने कहा, 2004 से 2012 के बीच का मामला, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का होगा पालन। हरिद्वार में सड़कों पर बने गड्ढे पर गिरी बाइक, काफी कोशिश के बाद बाइक सवारों को निकाला गया। हरिद्वार में सड़कें बनी तालाब, राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहे गड्ढे, कुंभ मेले के दौरान बनाई गई थी सड़क। मुरादाबाद में रामगंगा नदी में मौत की छलांग लगाते युवकों का वीडियो वायरल हुआ, कोतवाली मुगलपुरा इलाके का मामला। कानपुर में ब्लू बेल्ट में झूले से गिरने से एक युवक घायल, गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती। महोबा में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 8 महिलाएं झुलस गईं, 1 की मौत, 1 की हालत गंभीर। मेरठ के कॉलेज में पढ़ रहे अफगानी छात्र की सरकार से गुहार, कहा हिंदुस्तान में रिफ्यूजी बनकर रहने दिया जाए, अफगानिस्तान में जिंदगी का खतरा। हापुड़ में सांप से खेलना युवक को महंगा पड़ा, सांप के काटने से युवक की मौत, वीडियो वायरल। प्रयागराज में एक मकान में घुसा 3 फीट लंबा सांप, लोगों के बीच दहशत, सपेरे ने रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा।
युवा चेतना ने लखनऊ के पॉलिटिकल चौराहा पर जनता की रसोई शुरू की। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी एवं युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के बीच भोजन बांटा। मुजफ्फरनगर में पड़ोसी युवक ने एक महिला को जमकर पीटा। घटना सीसीटीवी में कैद। आरोपी युवक भी चोट लगने से घायल। ग्रेटर नोएडा में लव जिहाद का मामला। युवती से 5 लाख रुपए भी हड़पने का आरोप। जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप। हरदोई में प्रधानपति ने एक युवक को गोली मारी। खेत जोतने को लेकर विवाद हुआ था। युवक गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती। जालौन में साइबर सेल की टीम को बड़ी कामयाबी। 18 लाख की लूट का किया खुलासा। उरई कोतवाली क्षेत्र का मामला। हरदोई में चोरों के हौसले बुलंद। 2 घर समेत एटीएम को बनाया निशाना। कोतवाली शहर क्षेत्र का मामला। पुलिस जांच में जुटी। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने गोंडा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश दिए। पीलीभीत में 2 दिनों से हो रही बारिश से जानवरों का अस्पताल पूरी तरह से जलमग्न। सिद्धार्थनगर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही कई नदियां। कई इलाकों में घुसा पानी। लोगों को दिक्कत। गोरखपुर में बाढ़ की चपेट में आए 180 गांव बन गया टापू। लोग घरों में कैद। पीलीभीत में भी बाढ़ का कहर। कलीनगर और पूरनपुर तहसील के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में। बारिश की वजह से उत्तराखंड के बनबसा बैराज से 2.48 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। उर्वशी रौतेला की दिलकश अदाओं ने फैंस को दीवाना बनाया। सिंपल डिंपल सॉन्ग पर किया डांस। माधुरी दीक्षित ने उर्मिला मातोंडकर के साथ तू शायर है गाने पर किया डांस। हर्षाली मल्होत्रा ने मीरा के प्रभु सॉन्ग पर किया खूबसूरत डांस। लोगों और इसी बीच बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। वाराणसी के ज्ञानव्यापी स्थित भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर मस्जिद विवाद के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे कराने के आदेश पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट इस मामले में 9 सितंबर को निर्णय देगी। विवाद को लेकर अधीनस्थ अदालत की तरफ से सर्वे कराने का आदेश जो है दिए जाए चुनौती दी गई थी। इस आदेश को जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित किया है। दरअसल ये इजाजत मिल गई थी कि ठीक है इसका सर्वे कराया जाए, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा है कि इस विवादित ढांचे के नीचे ज्योतिर्लिंग है और ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी प्रदर्शित है। दावा यह भी है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने 1664 में नष्ट कर दिया था। फिर इसके अवशेषों से मस्जिद बनाई गई, जिसे मंदिर के जमीन के एक हिस्से पर ज्ञान व्यापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सर्वेश, क्या हुआ आज कोर्ट में? देखिए, कोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला रिजर्व कर लिया है। लंबी बहस कई तारीखों पर चली है। इसमें मस्जिद इंतजामिया कमेटी, इसके साथ ही साथ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से याचिकाएं दाखिल की गई हैं और इसमें यह कहा गया है कि यह जगह जो है वो मस्जिद की है, इसलिए इसको मुस्लिमों को दिया जाए। लेकिन वर्ष 1991 में मंदिर ट्रस्ट ने एक वाराणसी जिला कोर्ट में सिविल वाद दायर किया था और इस पर यह मांग की थी तमाम तर्कों को देते हुए कि 1664 में औरंगजेब ने इसको नष्ट करके यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया। आज भी वहाँ पर तहखाने में तमाम जो देवी देवताओं के चित्र मौजूद हैं, तमाम ऐसे अवशेष मौजूद हैं। एक हिस्से में अभी भी नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन दूसरे स्थिति में यहाँ पर दूसरा जो हिस्सा है वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। तो यह स्थान लिहाजा हिंदुओं को दे देना चाहिए। इस मामले में वाराणसी के सीनियर जो सिविल जज हैं, सीनियर डिवीजन, उन्होंने आदेश पारित किया था कि एएसआई की ओर से इस जगह पर खुदाई की जाए और इसकी जांच की, इसको जिससे ये तय हो जाए कि यहाँ पर क्या था, इसकी जांच के लिए। इसी मामले को मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और इस पर कई तारीखों पर बहस के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने फैसला रिजर्व कर लिया है। इसमें मस्जिद पक्ष और मंदिर पक्ष दोनों पक्षों से तमाम अपने अपने पक्ष में दलीलें दी गई हैं, जो ये साबित करने के लिए कि ये उनका हक है। लेकिन फिलहाल अब सर्वे कराने को लेकर जो मांग थी उस पर कोर्ट ने फैसला कर लिया है। दरअसल मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने यह चुनौती दी थी कि चूंकि यह मामला हाई कोर्ट में सब जुडिस है, ऐसे में जिला कोर्ट वाराणसी कोई ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती कि इस मामले में सर्वे कराने का आदेश दिया जाए या खुदाई करने का आदेश दिया जाए। इसी मामले में बहस होने के बाद फैसला सुरक्षित हुआ है। अब 9 तारीख के बाद जब हाईकोर्ट अपना जजमेंट डिलीवर करेगा तब यह पता चलेगा कि जो जिला कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय का जो फैसला था वो बरकरार रहता है, आगे उसकी खुदाई होती है या हाईकोर्ट उस पर रोक लगाती है, तो ये कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मामले में जो है
कुल मिलाकर जो विवाद है वो विवाद जो है मालिकाना हक को लेकर, ये हिंदुओं को दिया जाए या मुस्लिम पक्ष को दिया जाए, इसी को लेकर ये पूरा विवाद है। जी आप रहिए हमारे साथ। दरअसल कुछ दिलचस्प जानकारियां भी अपने दर्शकों को दे देते हैं इस मामले में। देखिए, जो कमेटी बनाई गई थी उसमें भी खास तौर से 5 सदस्यों की ये कमेटी थी, जिसमें 2 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और समुदाय से 3 अन्य जो लोग हैं वो शामिल किए गए। इस टीम को एक एक्सपर्ट की ओर से मॉनिटरिंग भी किया जाएगा, जो किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पुरातत्व विषय के वैज्ञानिक होंगे। एएसआई को उत्तर प्रदेश के पुरातत्व विभाग की अगर हम बात करें तो मदद करेगी। अब उसके बाद जो है इस सर्वे कराने के आदेश की बात करें, अब इस पर फैसला सुरक्षित। जो कमेटी थी सर्वेश, उसको लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन सर्वे ही ना हो ये कोशिश है शायद। अब हमें 9 तारीख तक ही इंतजार करना होगा कि क्या रहेगा आगे। देखिए, निश्चित तौर पर मस्जिद इंतजामिया कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड दोनों यही चाहते हैं कि इसका सर्वे न हो और सर्वे पर रोक लगाए जाने की मांग हो। चूंकि इस मामले में हाईकोर्ट में भी वाद दायर किया गया है, उसको चुनौती दी गई है, तो ये चाहते हैं कि पहले हाईकोर्ट में मामले का निपटारा हो जाए, उसके बाद ही चूंकि अधीनस्थ न्यायालय इस मामले में कोई जजमेंट सुनाए, तो ये एक तरह से टेक्निकल मामला भी हो जाता है काफी हद तक। तो कोर्ट का फैसला ही अब सबको इंतजार करना पड़ेगा, कोर्ट के फैसले का, कि 9 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट इसमें क्या जजमेंट डिलीवर करती है। उसके आगे ही अब आगे की दिशा तय होगी कि ज्ञानवापी जो विश्वेश्वर नाथ मंदिर और मस्जिद विवाद है वो किस रुख में जाता है और उसमें आगे की अब क्या कार्रवाई होनी है वो हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही आगे बढ़ सकेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जब इसकी जांच का जिक्र हुआ था तो एआईएमआईएम के नेता ओवैसी साहब ने भी सवाल उठाए थे कि दरअसल जांच ही निष्पक्ष नहीं होगी पिछले दिनों। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। क्लास कोविड नियमों का भी रखा जाएगा ख्याल, स्कूलों ने तैयारी पूरी की। भदोही में ही कल प्राइमरी स्कूल खोलने की तैयारी, नियमों का पालन किया जाएगा। विशेष तरह से बच्चों के वेलकम की तैयारी की गई है। कानपुर समेत देश में 5 जगहों पर आज से शुरू होगा नेजल कोवैक्सीन का ट्रायल। नाक से डाली जाएगी वैक्सीन की 4 बूंद। केरल में आज कोरोना के 30,203 नए केस सामने आए, 115 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में आज कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं, 1 मरीज की मौत। सुप्रीम कोर्ट से सुपरटेक को झटका, एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में 40 मंजिला 2 टावर ढहाने के आदेश।